गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे जीवों में विविधता, और उसमें हमने आपको 5 जगत वर्गीकरण पढ़ाया था, जिसमें हम आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, जिसमें से हम आपको मोनेरा, प्रोटिस्टा और कवक पढ़ा चुके हैं। उसी का आज हमारा चौथा है, जिसका नाम है पादप। तो हेडिंग डाल लेंगे सभी लोग, पादप यानी कि प्लांट। हेडिंग डाल लीजिए पादप प्लांट। तो इसे जब पढ़ेंगे तो प्लांट भी हो जाएगा, ठीक है। तो हेडिंग डाल लीजिए पादप प्लांट। देखिए, सभी जानते हैं कि पादप क्या होते हैं। जो पेड़ पौधे हरे पादप जो होते हैं वही पादप कहलाते हैं। और पादप भी विभिन्न प्रजातियों के होते हैं, विभिन्न जातियों के होते हैं, विभिन्न आकार के होते हैं। ये सारे पादप एक से होते हैं। पादपों में अपने अपने गुण भी होते हैं। किसी में औषधीय गुण होता है, किसी में कुछ और गुण होता है। पादपों से ही हम लोगों को क्या प्राप्त, ईंधन प्राप्त होता है, लकड़ी प्राप्त होती है जिसका फर्नीचर बनता है। पादपों से ही सुगंध प्राप्त होती है जिसका इत्र बनता है, परफ्यूम्स बनते हैं, है ना। पादप से ही क्या बनता है, पेपर भी बनता है, रबड़ भी बनती है। तो ये हमारे लिए उपयोगी भी बहुत है, ठीक है। तो लिखें, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। ये लिखिए पादप में, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर, इनकी कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, फिर से सुने, ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं। इनकी कोशिकाओं के चारों ओर, इनकी कोशिकाओं के चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति, चारों ओर सेलुलोज की कोशिका भित्ति पाई जाती है। ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने लिए, ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपने लिए भोजन का निर्माण, अपने लिए भोजन का निर्माण पर्णहरिण की सहायता से, भोजन का निर्माण पर्णहरिण की सहायता से स्वयं करते हैं, स्वयं करते हैं। ये स्वापोषी होते हैं, ये स्वापोषी होते हैं तथा इनमें लैंगिक जनन, तथा इनमें लैंगिक जनन व अलैंगिक जनन कायिक प्रकार का होता है। तथा इनमें लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन कायिक प्रकार का होता है। पादपों में अनियमित वृद्धि पाई जाती है। पादपों में अनियमित वृद्धि पाई जाती है। जैसे कि देखिए, हम लोगों में नियमित वृद्धि पाई जाती है कि कोई इतने से ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है ना, थोड़ा बहुत इंच, 2 इंच, 1 फुट बढ़ भी गया, बहुत अधिक। लेकिन आपने पादप देखा, एक पादप लगाया तो उसमें अनियमित वृद्धि कर गया, वो बहुत बड़ा होता चला गया, बहुत बड़ा हो गया, छैल गया, काफ़ी वर्षों तक जीवित रहा, खूब बड़ा हो गया, है ना। तो ये वृद्धि कैसी है, अनियमित है ना। फिर इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति, इनकी कोशिका में कोशिका भित्ति लवक
रिक्तिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। रिक्तिका आदि कोशिकांग पाए जाते हैं। इनकी संख्या अधिक होने के कारण इन्हें उपवर्गों में भी विभाजित किया गया है। अब देखिए इन्हें उपवर्गों में विभाजित क्यों किया गया? क्योंकि देखिए इनकी संख्या बहुत अधिक है और पहचानना मुश्किल है। जब इन्हें हमने वर्गीकृत कर दिया कि ये टेरिडोफाइटा के हैं, ये जिम्नोस्पर्म के हैं, तो उससे हमें इन्हें पहचानने में आसानी हो गई। अब कौन सा पादप हमें घर पे लगाना चाहिए, कौन सा पादप हमें घर पे नहीं लगाना चाहिए, अब हम नीम का पादप, पीपल का पादप अपने घर पे लगा सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वह एक विशाल वृक्ष है, उसे हम अपने घर के अंदर नहीं लगा सकते। लेकिन कुछ वर्षीय पौधे होते हैं, छोटे पादप होते हैं, इन्हें हम अपने घर पे सजाते हैं, गमलों में लगा लेते हैं, जिससे हमें कोई दिक्कत भी नहीं होती। और जब बड़े पादप को हम अपने आंगन या किसी स्थान पर लगा लेते हैं, जब ये बड़े वृक्ष हो जाते हैं, तो इनकी जब जड़ें फैलती हैं तो वो भूमि के अंदर घुसते हुए हमारे मकान को क्षतिग्रस्त भी कर देते हैं। तो इसीलिए इनको वर्गीकृत किया गया है कि कौन सा पादप बड़ा है, कौन छोटा है, किसके गुण कैसे है, कौन अवगुण है, कौन शाखीय है, कौन अशाखीय है, कौन विस्तृत है। इसी प्रकार से इनके गुणों को देखते हुए इन्हें वर्गीकृत किया गया। तो ये थे आपके पादप। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालेंगे जंतु। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए। ये आपका चौथा था उसमें से, और अब आपका पांचवा चालू हो रहा है जिसका नाम है जंतु। एनिमलिया। ठीक है, नोट कर लें हेडिंग को। ये आपके पांचवा प्रकार का क्या चल रहा है? 5 जगत वर्गीकरण बताया था, जिसमें 5वें जगत का आपका वर्गीकरण चलने लगा। लिखेंगे इसमें तो देखिए बहुत सारे जंतु आते हैं, पादप में बहुत सारे पादप आते हैं, इसलिए हमने आपका पादप का डायग्राम नहीं बनवाया। ठीक है, और जंतु में भी बहुत सारे जंतु होंगे, तो हम प्रत्येक जंतु का डायग्राम नहीं बना सकते। तो लिखिए जंतु में इस जगत में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव आते हैं। ये परपोषी जंतु होते हैं। ये परपोषी जंतु होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता। इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं पाया जाता तथा इनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इनका एक निश्चित आकार व संरचना होती है। इनमें आंतरिक अंग भी पाए जाते हैं, जैसे हृदय, यकृत, वृक्क,
वृक्क, कॉमा मस्तिष्क, कॉमा मस्तिष्क आदि, मस्तिष्क आदि। इनमें संचित पदार्थ ग्लाइकोजन, इनमें संचित पदार्थ ग्लाइकोजन और वसा होते हैं। इनमें संचित पदार्थ ग्लाइकोजन व वसा होते हैं। इनमें जनन, लैंगिक, व अलैंगिक होता है। इनमें जनन, लैंगिक व अलैंगिक होता है। तो आपने समझा यहाँ पे कि जंतु जगत में क्या है कि इस जगत के कैसे हैं, सब यूकैरियोटिक हैं, है ना। और कैसी कोशिका वाले हैं, बहुकोशिका वाले। कुछ एक कोशिका वाले थे, जैसे आपके शैवाल थे, पैरामीशियम थे, यूग्लिना थे, ये एक कोशिकीय थे। लेकिन यहाँ पे ये जंतु कैसे हैं, बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक हैं। ये परपोषी होते हैं, दूसरों पर डिपेंड होते हैं कि नहीं। मनुष्य दूसरों पर डिपेंड है, जितने भी जानवर हैं वो दूसरों पर डिपेंड है कि अपना खाना सब बनाते हैं, नहीं बनाते। सिर्फ पादप ही अपना भोजन बनाते हैं। जैसे गाय है, वो दूसरों पर डिपेंड है, अगर आप उसे भोजन नहीं देंगे तो क्या वह खाना बना लेगी, नहीं, है ना। तो मनुष्य भी है, दूसरे पर डिपेंड है। जब क्या होगा, गेहूँ होगा तभी वह रोटी बनाकर खाएगा। लेकिन क्या वह गेहूँ बना सकता है, नहीं। गेहूँ उगा सकता है पर बना नहीं सकता। तो ये परपोषी होते हैं, इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं पाई जाती। अगर होती तो फिर भोजन बनाने की आवश्यकता नहीं होती। कैसे, प्रकाश संश्लेषण से ही पेट भर लेते हैं ना। इसमें कोशिका वृद्धि क्या होती है, अनुपस्थित होती है। तो ये आपके क्या हो गए, आज पादप हो गए और जंतु हो गए। तो आज आपके कितने प्रकार के प्रोटिस्टा, जो 5 प्रकार के थे, वे आज आपके कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हेडिंग है आपकी, जो शॉर्ट में हम कुछ चीजें लिखा दे रहे हैं आपको, उसे आप नोट कर लीजिए। शॉर्ट में लिखेंगे वीटकर के अनुसार, वीटेकर के अनुसार 5 जगतों का तुलनात्मक अध्ययन। वीटेकर के अनुसार 5 जगतों का तुलनात्मक अध्ययन। सबसे पहले आप लिखेंगे लक्षण, ठीक है। फिर लिखेंगे मोनेरा, यानी कि आपका जगत था मोनेरा पहला। दूसरा जगत था प्रोटिस्टा। तीसरा जगत था आपका कवक। चौथा जगत था आपका पादप और 5वां जगत आपका था जंतु। तो ये 5 जगत देखिए हो गए। इस तरीके से एक टेबल बना लीजिए। इस तरह से। बन गई। सबसे पहले लिखेंगे कोशिकीय संगठन। कोशिकीय संगठन, कोशिकीय संगठन देखिए ये होता है एक कोशिकीय। हम आपको पहले भी बता चुके हैं कैसा है, एक कोशिकीय है। अगर पूछा जाए कि मोनेरा का कोशिकीय संगठन कैसा है, तो कैसा है, एक कोशिकीय। इसी प्रकार से प्रोटिस्टा का भी पूछा जाए, ये भी एक कोशिकीय है। इसी प्रकार से कवक का पूछा जाए, वो बहुकोशिकीय है।
बहुकोशिकीय है। और जंतु तो सबको पता है कैसा है, बहुकोशिकीय। ठीक, तो ये आपका कैसा हुआ। फिर दूसरा है कोशिका प्रवाह। कोशिका प्रकार यानी कि कोशिका कैसी है, तो ये पूर्ण केंद्रीय है। इसकी कोशिका कैसी है, पूर्ण केंद्रीय, यानी कि प्रोकैरियोटिक है ना। ये प्रोकैरियोटिक है, ये सुकेंद्रीय है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। और इसे यूकैरियोटिक। ये बाकी सब कैसी है, सुकेंद्रीय है। ये सुकेंद्रीय है, बाकी सब सुकेंद्रीय है। ठीक है, ये भी सुकेंद्रीय है। और ये भी सुकेंद्रीय है। ठीक है, नोट कर लें। तो ये आपका कोशिका प्रकार है। आपसे पूछा जाता है कि मोनेरा का कोशिका प्रकार कैसा है, तो आप बता सकते हैं कि पूर्ण केंद्रीय है। तीसरा आपका है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति देखिए, कोशिका भित्ति मैंने पूछा कि मोनेरा में कोशिका भित्ति होती है या नहीं होती, होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे उपस्थित। ठीक है, क्या लिखेंगे, उपस्थित। कैसी है, उपस्थित है। इधर पे इसमें होती है, नहीं होती है, ये होगा अनुपस्थित। ये उपस्थित होती है और ये भी उपस्थित होती है, ये अनुपस्थित होती है। ठीक है, नोट करते जाएं। तो आपका कोशिकीय संगठन हुआ, कोशिका प्रकार हुआ, कोशिका भित्ति हुई। अब इसके बाद है केंद्रक कला। केंद्रक कला, केंद्रक कला इन्होंने बताई कैसी है। केंद्रक कला ये अनुपस्थित होती है, यानी कि देखिए कोशिकीय मोनेरा में कोई केंद्रक कला नहीं, अनुपस्थित। ये उपस्थित, ये भी उपस्थित, ये भी उपस्थित, ये भी उपस्थित। ठीक है, तो ये चार कैसे होते हैं, उपस्थित होती हैं। और जो मोनेरा होता है वो अनुपस्थित होता है। तो ये आपकी केंद्रक कला थी। अब अगला है माइटोकॉन्ड्रिया तथा, इधर पे आया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तथा अनविकसित कोशिकांग। अनविकसित कोशिकांग, अनविकसित कोशिकांग। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, जो मोनेरा में होते हैं, यानी कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित कोशिका नहीं होता है, इसीलिए इसे हम कहेंगे अनुपस्थित। इसमें होता है, इसे हम कहेंगे उपस्थित। इसमें भी होता है, इसे भी हम कहेंगे उपस्थित। इसमें भी होता है, इसे भी हम कहेंगे उपस्थित। इसमें भी होता है, इसे भी हम कहेंगे उपस्थित। अब देखिए लास्ट बचा आपका वो है प्रजनन। लास्ट बचा आपका वो है प्रजनन। प्रजनन इसमें लैंगिक होता है। कैसा होता है, लैंगिक। ठीक है, इसमें कैसा होता है, अलैंगिक। और इसमें
इसमें प्रजनन कैसा होता है? प्रजनन अलैंगिक व लैंगिक दोनों, इसमें भी अलैंगिक व लैंगिक दोनों, इसमें भी अलैंगिक व लैंगिक दोनों, इसमें लैंगिक। ये देखिए आपके 5 प्रकार के हो गए। नोट कर लें इसे, सभी स्टूडेंट्स टेबल को नोट कर लीजिए, हम आपको समझा दे रहे हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आया लक्षण मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। यहाँ पर आप देखेंगे कोशिकीय संगठन है। कोशिकीय संगठन मोनेरा का होता है एक कोशिकीय, प्रोटिस्टा का होता है एक कोशिकीय, कवक का होता है बहुकोशिकीय, पादप का होता है बहुकोशिकीय और जंतु का होता है बहुकोशिकीय। इसी प्रकार से मोनेरा देखेंगे कोशिका प्रकार। कोशिका प्रकार मोनेरा में होता है प्रोकेंद्रकीय, जिसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा में होता है सुकेंद्रकीय, जिसे हम कहते हैं यूकैरियोटिक। कवक भी यूकैरियोटिक, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं यूकैरियोटिक, जैसा कि हमने आपको सबको लिखवाया है। और पादप का भी सुकेंद्रकीय क्या कोशिका प्रकार, और जंतु का भी सुकेंद्रकीय यानी कि यूकैरियोटिक। इसी प्रकार से कोशिका वृद्धि पर आते हैं। तो कोशिका वृद्धि मोनेरा की होती है। मोनेरा में कोशिका वृद्धि होती है उपस्थित, प्रोटिस्टा में भी अनुपस्थित, यानी कि कोई कोशिका वृद्धि प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती है। कवक में उपस्थित होती है, पादप में उपस्थित होती है, लेकिन जंतु में कोशिका वृद्धि अनुपस्थित नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि हमने डेफिनेशन में आपको लिखाया है। केंद्रक कला पे आ जाते हैं। मोनेरा में केंद्रक कला अनुपस्थित होता है, प्रोटिस्टा उपस्थित होता है, कवक में केंद्रक कला उपस्थित होता है, पादप में केंद्रक कला उपस्थित होती है और जंतु में केंद्रक कला भी उपस्थित होती है। यानी कि जंतु का आकार बना होता है ना, इसलिए केंद्रक कला बनी है। इसलिए अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया तथा अन्य विकसित कोशिका किसमें विकसित हो रहे हैं। तो मोनेरा में उपस्थित होते हैं कि नहीं पाया जाता। मोनेरा में माइटोकॉन्ड्रिया, प्रोटिस्टा में पाया जाता है, उपस्थित होते हैं, कवक में भी उपस्थित होते हैं, पादप में भी उपस्थित होते हैं, जंतु में उपस्थित होते ही हैं, जिससे हम क्या कहते हैं पावर हाउस। और भी अंग हमने आपको भी बताए हैं, हार्ट बताया, किडनी। अभी फिर उसके बाद है प्रजनन, यानी कि अपनी जैसे संतान ये कैसे उत्पन्न करते हैं, प्रजनन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन की क्रिया कैसे करते हैं। तो प्रजनन मोनेरा में होता है अलैंगिक, ठीक है, प्रोटिस्टा में होता है अलैंगिक व लैंगिक दोनों, कवक में होता है लैंगिक व लैंगिक दोनों, पादप में होता है लैंगिक व लैंगिक दोनों और जंतु में होता है सिर्फ लैंगिक, यानी कि लैंगिक नहीं होता। अंदरूनी कोई भी किसी भी प्रकार का इसमें प्रजनन नहीं होता, यानी कि रिप्रोडक्शन ऐसा कुछ नहीं है। सब क्या होते हैं, बाहरी होते हैं, लैंगिक के द्वारा होते हैं, इसलिए इसे हम लैंगिक कहेंगे। बाकी इसमें दोनों होते हैं, इसमें दोनों होते हैं, इसमें दोनों होते हैं, इसमें अलैंगिक होता है, अंदरूनी होता है और ये प्रजनन। तो ये आपके 5 प्रकार के तुलनात्मक अध्ययन हो गया है। इसे चार्ट को आप सभी लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको अगला पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम पर, नेक्स्ट पीरियड पर। तो इसके नोट कर ले, जिस किसी को समझ में ना आया हो या दिखाई ना दे रहा हो तो देख लीजिए। और समझ लीजिए, ये विटेकर के अनुसार 5 जगतों का तुलनात्मक अध्ययन था और 5 प्रकार के वैसे तो हमने आपको अलग अलग डेफिनाइट किए हैं, ठीक है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं एक एक में। अब देखिए हम आपको बताएं शॉर्ट में कैसे पूछे जाते हैं। कभी उन्होंने पूछ दिया प्रश्न में, शॉर्ट आंसर आया कि पादप में केंद्रक कला उपस्थित होती है कि अनुपस्थित होती है। तो आपको पता है कि कैसी होती है, उपस्थित है। कभी उन्होंने पूछ दिया कि जो जंतु होता है, या मान लीजिए वो पूछ दे क्या कुत्ते में या बिल्ली में, मान लो उन्होंने पूछ दिया क्या बिल्ली में कोशिका वृद्धि पाई जाती है। अब आप कहोगे पाई जाती कि नहीं, तो
वो मिट्टी किसके अंतर्गत आई? जंतु के। तो क्वेश्चन मिट्टी इसमें पाई गई कि नहीं पाई गई। ठीक है, इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं और आप इसे अच्छे से पढ़ लें। ठीक है, नोट कर लें।